जय भीम। ये जो मेरे दाईं तरफ जो नौजवान खड़े हैं, अब तो हमने आपको देख लिया, अब तो बैठ जाओ। अगर हमसे प्यार करते हो तो बैठ जाओ। हमारे कहने के बाद भी पुलिस की किसी और की जरूरत पड़े तो फिर बेकार। अगर हमने तुमसे कुछ मांग लिया और तुम लोग उसको पूरा ना करो तो फिर बेकार। बैठ जाओ। तुम्हारा नाम नहीं लिया गया? ये बाईं तरफ वालों को भी देख लिया मैंने। इनसे भी मेरा आग्रह है कि वो बैठ जाए। मैं समझ गया नारा लगाने का मतलब ये होता है कि अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना, तो ध्यान आकर्षित हो गया, लेकिन अब बैठ जाओ। अब कोई खड़ा नहीं रहेगा, जो खड़ा रहेगा माना जाएगा कि वो हमारा आदमी नहीं। यहां जो भी खड़ा है उसको हम इसी तरह देखेंगे कि वो हमारा आदमी, क्योंकि जो हमारा आदमी वो तो हमारी एक बार की बात को मान लेता है। मैं धन्यवाद दूंगा आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक साथी हैं, जिनकी जिम्मेदारी यहां इस कार्यक्रम को कराने के लिए लगाई गई थी। भाई राहुल भारती जी, मनोज चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष देवेश कुमार जी, इस्लाम राणा जी, पंकज मौर्य जी, वसीर खान जी, अनिल कुमार जी, अजय आजाद जी, राम नेवल घोष जी, केशव राम जी, मिल्कीपुर विधानसभा के अध्यक्ष विष्णु प्रताप जी, गुलशन भारती जी, असलम भाई, ओम प्रकाश भाई, मुकेश गौतम जी, दूधनाथ यादव जी, अमित गुजर जी, राजकृष्ण मिथुन जी, हमारे जोन के प्रभारी अवनीश निगम जी, आबिद जी, अरबाबुल हक जी, ब्रजेश यादव जी, हमारे भीम आर्मी से मनीष आजाद जी, सुरजीत कुमार जी, रुपेश राव जी, आलोक बोध जी, करण आजाद जी, संदीप भाटी जी, जयनाथ जी, सतीश राज जी, रमेश कुमार जी, विनोद राजवंशी जी, रघुनाथ जी, मोहित आजाद जी। और ये हमारी एक और लिस्ट मेरे पास है ब्लॉक कमेटी की। राम मूरत जी, सिद्धू जी, भोला भारती जी, सत्यम जी, जितेंद्र जी, रमेश जी, डॉक्टर आकाश जी, हरिराम जी, सुभाष जी, धनी आजाद जी, सुरेश आजाद जी, रामचंद्र जी, विशाल अम्बेडकर जी, नीरज कुमार जी, संजय रावत जी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ चल के आए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार सितौर जी और सांसद डॉक्टर आकिब साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं यहां उपस्थित इस मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या क्षेत्र की महान जनता का, जो माएं बहनें हमारी बैठी है यहाँ, इनका धन्यवाद। हमारे नौजवान साथियों का धन्यवाद और जिम्मेदार साथी आए उनका भी धन्यवाद। अब मुझे नहीं पता कि ये टेंट कैसे अधूरा है, हवा में उड़ गया या नहीं लगा, तो मुझे जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी आपको ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में अपनी बात खत्म कर दूं, जो आपको ज्यादा परेशान न करना पड़े। और मेरा ऐसा भी विश्वास है कि जिस उद्देश्य के लिए मैं यहां आया हूं, आप मेरे उस उद्देश्य को भी समझेंगे। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं नमन करूंगा बाबू मित्र सेन यादव जी को, जिन्होंने अयोध्या में बहुजन मूवमेंट को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। सम्मानित साथियों, आज इस अवसर पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी मैं नमन करता हूं। ये ब्लैक कलर की गाड़ी किसी की खड़ी हुई है स्कॉर्पियो, कोई साथी देख के इसकी लाइट बंद करवा दे। लाइट है, रिफ्लेक्शन है, मुझे नहीं पता। हाँ, लाइट भी बंद होगी, ठीक है, बैठ जाओ। कोई महान पुरुष उसमें साथ होगा जिसने लाइट जला रखी। महान पुरुष ऐसे थोड़ा ही पहचान आते हैं, अपने कर्मों से पहचान आते हैं। बाकी तो सब लोग एक ऐसे ही रखते हैं। बैठ जाओ, अगर तुम खड़े होंगे तो छोड़ देंगे माइक, आज अभी यही गए। अगर तुम में से एक भी खड़ा हुआ तो याद रखना, बात बीच में छोड़ देंगे। बैठ जाओ। और तुम लोग भी मत खड़े रहते, वॉलेंटियर साथ पीछे आ जाओ, वहां से हटो तुम लोग, तुम्हें देख के खड़े हो रहे वो लोग। बस अब तुम में से एक भी खड़ा नहीं दिखना चाहिए। तुम में से एक भी खड़ा दिखा तो समझो वही बात रोक दी जाएगी, और जो खड़ा हो जाए उसको आराम से बिठा लेना। देखो ये धूप में तुमसे ज्यादा ताकतवर तरीके से बैठे। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करते हुए मैं आज यहाँ मिल्कीपुर में अयोध्या जिले में आपके बीच आपसे और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति से, और यहाँ से जाने के बाद जब आप गांव देहात में लौटोगे तो मेरे संदेश को आप लोग लेके जाना, इसके लिए हमने सभा बुलाई है।
मैं यहाँ आपको कुछ देने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने के लिए आया। और मांगने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और जनता के हाथ में सबसे बड़ी ताकत है। आप ऐसे करके देखोगे तो आपको अपने हाथ खाली दिखाई देंगे, लेकिन जब 5 साल में एक बार समय आता है कि आपकी उंगलियों में जो ताकत है उसका प्रयोग करो। अगर आपने वो प्रयोग मेरे कहीं से कर लिया तो मैं लिख कर देता हूं कि आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे कभी भी। आपके हाथ में अधिकार होंगे, सम्मान का जीवन होगा और कोई किसी तरह की मुसीबत आपके आसपास नहीं आ पाएगी। क्योंकि लंबे समय से हम लोग व्यवस्था का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कभी किसी पार्टी से, कभी किसी नेता से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आवाज को उठाएगा, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी विचार से उम्मीद करते हैं कि इनके जरिए हमारा भला होगा। लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका भला हो तो भला तभी संभव है जब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस देश में लागू कराओ। जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित संविधान लागू होगा और देश संविधान के हिसाब से चलेगा, तभी जाके आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और संविधान को लागू वही करा सकते हैं, संविधान को जिम्मेदारी से वही चला सकते हैं जो सत्ता में होते हैं। लोकतंत्र में वोट के आधार पर सत्ता तय होती है। इतनी भारी संख्या में नौजवान यहाँ आए हैं और वहां ऊपर कोने कोने तक बैठे हैं, इधर भी बहुत दूर दूर तक पूरे ग्राउंड में फैले हुए हैं, वहां सामने तो किसी छत पर चढ़ के बैठे हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आज देश में गरीब को सम्मान की जिंदगी मिल रही है क्या? बताओ, मिल रही है क्या? और अगर मिल नहीं रही है तो ये तमाम सरकारें और तमाम नेता भी किस काम के हैं जनता के? आप महसूस करके देखो, महसूस करके देखो। जो बुनियादी जरूरत है हमारी एजुकेशन, शिक्षा, अभी शिक्षा का बजट जारी हुआ तो शिक्षा का बजट सरकार ने कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? कि हमारे देश में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, बजट कम कर दिया। बजट इसलिए कम कर दिया क्योंकि सरकार को लगता है कि बजट बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी अच्छे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, जो आवश्यकता है टीचरों की पूरी होंगी। तो इससे होगा क्या कि गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तक बन के इस देश में अपने और अपने परिवार के लिए स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी प्राप्त करेगा, रोटी रोजगार की व्यवस्था करेगा। और सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोग जो है रोटी रोजगार प्राप्त करें या सम्मान का जीवन जिए। इसलिए जो हमारा सबसे बुनियादी हथियार है, आप याद करके देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आप महसूस करो, ये बात अभी मैंने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में कही थी कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मैं आज पार्लियामेंट में खड़ा हूं तो इस शिक्षा की वजह से खड़ा हूं या फिर जो जनता ने मुझे वोट देकर भेजा इस वजह से खड़ा हूं। आप ये बताओ, क्या कोई गरीब का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है इस देश में? अगर सरकारी कॉलेज में नंबर नहीं आया तो करोड़ों रुपए की डोनेशन लगती है। हर माँ बाप चाहते हैं उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बने, तो बनेगा कहां से? जब सरकारी स्कूल तो गवर्नमेंट बंद कर रही है और प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े खुल गए हैं और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा इतनी महंगी है कि लाखों लाखों रुपए का खर्चा कोई गरीब परिवार वहन नहीं कर सकता है। इस देश में 80 करोड़ लोग सस्ता राशन, 5 किलो राशन लेके अपना जीवन यापन कर रहे हो, यानी कि रोटी रोटी पे जी रहे हो। आप महसूस करो, क्या वो अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों की करा सकते हैं? बताओ, करा सकते हैं? सोचो, महसूस करो, इस देश में लाखों लोग अच्छा इलाज न मिलने कारण मर जाते हैं और ये अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? सरकार को हम बराबर का टैक्स देते हैं, अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता कि अच्छा इलाज आज के समय में चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन जा सकता है? जिसकी जेब में पैसा है। और पैसा किसकी जेब में है? देश के 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन की जिंदगी जी रहे हैं। देश के 80 करोड़ लोग से ज्यादा लोग तो साल महीने में 10,000 रुपए भी नहीं कमाते हैं। उनकी न्यूनतम वेतन तो साल भर का 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि वो लोग अच्छा इलाज करा सकते हैं क्या? अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर कितने पैसे का पर्चा बनाता है? कितने पैसे का? कहीं 200 रुपए का, कहीं 400 रुपए, कहीं 500 रुपए का। और कहता है अगर रात को दिखाना है इमरजेंसी में तो 2,000 रुपए लगेगा फीस। कहता नहीं कहता? आप बताओ कि अगर 2,000 रुपए फीस देने की स्थिति होती तो इस देश में लोग 5 किलो राशन की जिंदगी चलाते हैं। तो कितने ही लोग सड़क पे मर जाए, एक्सीडेंट होकर मर जाए, अस्पताल में मर जाए, अस्पताल में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई टेस्ट अस्पताल में नहीं होता। और तो और हमारे नेता लोग भी बैठे हैं। आप महसूस करके देखो, जिस डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा टेस्ट हमारी लैब से होगा। कहता नहीं कहता है? मैं किसी दूसरे की रिपोर्ट को नहीं मानूंगा, मैं अपने आप टेस्ट कराऊंगा। इनके कोर्ट चोरी, कोर्ट डकैती। भाई ये बताओ, गरीब लोग जाएंगे कहां? और सरकारें बजट कम कर रही है का, सरकारें एजुकेशन का बजट कम कर रही है। तो मेरी समझ में ये आता है कि ऐसे रास्ता निकलने वाला नहीं है। आप लंबे समय से लोगों पे भरोसा कर रहे हो और ये लोग आपकी वोट को लेके अपने आप पैसे वाले बन के बड़े बड़े कोठी बंगलों में चले जाते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तमाम तरह की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं और इस गरीब समाज जिससे उठकर जाते हैं उस समाज की तरफ पलट के नहीं देखते। तो आपकी मेरी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को कुर्सी से हटा के और आपके काम करने वाले लोगों को मौका दिया जाए। आज मैं जब ये देख रहा हूं नौजवानों को, तो मुझसे मीडिया के लोग कहा करते थे 1 साल पहले, और क्या कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद साहब आपके साथ तो सब नौजवान लोग लगे हुए हैं, ये नौजवान लोग क्या कर लेंगे? तो मैं इनसे कहता था कि संघर्षों के साए में घनघोर